नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का एएनबी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार देर शाम देहरादून में चतुर्थ उत्तराखंड लोक विरासत कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों पर आधारित स्टॉलों का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तराखंड के कोने कोने से लोक कलाकारों को एक मंच पर लाकर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को संजोने और उसे भावी पीढ़ी तक पहुंचाने की यह सराहनीय पहल है। उन्होंने उत्तराखंड लोक विरासत टीम के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारे उत्तराखंड के सभी लोक कलाकार अपनी मेहनत और लगन से उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि उत्तराखंड के कोने कोने से लोक कलाकारों को एक मंच पर लाकर प्रदेश की जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसको संजोने और उसे भावी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम वास्तव में बहुत विशिष्ट कार्य है। ये कार्यक्रम उत्तराखंड के लोक कलाकारों को एक मंच प्रदान करने के साथ ही हमारे वरिष्ठ कलाकारों को सम्मानित करने का सराहनीय कार्य भी करता है। उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहन करने का भी काम करता है। अपने अथक प्रयासों परिश्रम से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे उत्तराखंड लोक विरासत की टीम को मैं हृदय से उन सभी का अभिनंदन करता हूं और इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देने वाले सभी लोक कलाकारों का भी आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी ने अपनी मेहनत से, लगन से उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को हमारी भावी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम किया है। आप सबको स्मरण होगा, उत्तराखंड के लिए 2025 का पहला महीना ही उत्तराखंड के लिए बड़ी सौगात लेने जा रहा है। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने का मौका मिला है। इस खेल आयोजन की मेजबानी से उत्तराखंड में खेलों को बढ़ावा तो मिलेगा, वहीं पूरे देश में भी उत्तराखंड इन खेलों के सफल आयोजन के बाद अलग छाप छोड़ने का काम करेगा। राजधानी के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जर्सी, मस्कट, लोगो और एंथम को लॉन्च किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी ऊषा, उत्तराखंड की खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या समेत इस आयोजन से जुड़े तमाम लोग मौजूद रहे। बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और इस दिन हमारे साथ भारत सरकार की खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से जी हैं, डॉक्टर पीटी ऊषा जी हैं, सुनैना जी हैं और हमारे बहुत सारे अतिथिगण यहाँ हैं। हमारी खेल मंत्री जी रेखा जी लगातार यहाँ पर इन खेलों के संयोजन के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। लगातार जो हमारा स्ट्रक्चर बना है उनकी समीक्षा कर रही है। सारी तैयारियाँ हमारी पूरी हो गई हैं। आज शुभंकर, एंथम और आज हमारे सभी मसाल से लेकर सारी चीज़ें, वर्दी, जर्सी, ये सारी लॉन्च हो गई है और आज से ये एक तरह से काउंटडाउन शुरू हो गया है और हम पूरी तरह से तैयार हैं। ये राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है और देवभूमि उत्तराखंड को यह अवसर मिला है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय खेल मंत्री जी का, हमारे रक्षा जी का और पीटी ऊषा जी का, सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सबके कारण से देवभूमि उत्तराखंड को यह अवसर प्राप्त हुआ है और इस आयोजन को हम बहुत ऐतिहासिक बनाएंगे, यादगार बनाएंगे। सारी जो हमारी अवस्थापना का स्ट्रक्चर है वो सारी हमने तैयार कर ली है और हम बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं। और इसमें मैं पिछली बार भी मैंने आप सबके माध्यम से राज्यवासियों से अनुरोध किया था कि सारे राज्यवासी मिलकर, जैसे हमारे पूर्व के आयोजन हुए हैं, आपने देखे होंगे पिछले आयोजनों में, अगर हम G20 समिट की बात करें तो बहुत कम समय में हमको 3 आयोजन यहाँ पर करने का अवसर प्राप्त हुआ था, मेजबानी का अवसर प्राप्त हुआ था, दुनिया के लोगों का यहाँ पर स्वागत करने का और उनके सम्मेलन आयोजित करने का। तो बहुत यादगार था और यहाँ से जाने के बाद लोगों ने अपने आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उन विदेशी मेहमानों ने
उत्तराखंड का स्मरण समूची दुनिया में ले गए थे। इसी प्रकार इन्वेस्टर समिट, जिसमें हमारे देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में सभी में एक अलग प्रकार की एक सजावट हुई थी, एक अलग प्रकार का हमारी सड़कों से लेकर घरों से लेकर दुकानों में एक रूपता से जो है जिस प्रकार उनकी सजावट और पेंटिंग की गई थी, वो अपने आप में इस बात का प्रतीक था कि सारे लोग इस आयोजन में सम्मिलित हैं। इस बार के आयोजन में भी पूरे राज्य के लोग सम्मिलित होंगे और आने वाले हमारे खिलाड़ियों का 10,000 से अधिक खिलाड़ी इसमें प्रतिभाग करने वाले हैं। उन सभी का हम यहाँ पर स्वागत करेंगे और छोटे छोटे स्थानों से लेकर बड़े स्थानों पर जहाँ भी प्रतियोगिताएं होनी हैं, उन सभी स्थानों की लगातार समीक्षा हो रही है, लगातार काम हो रहा है। आप स्वयं देख रहे होंगे ये परिसर भी काफ़ी लंबे समय बाद आज यहाँ पर फिर से प्रारंभ हुआ है और ये जो स्ट्रक्चर बनेंगे, हमारे खेलों के मैदान बनेंगे, अन्य जो काम होंगे, वो आने वाले समय में हमारे खिलाड़ियों के लिए, उदयमान खिलाड़ियों के लिए, हमारे नवोदित खिलाड़ियों के लिए बहुत उनके जीवन में, उनके व्यक्तित्व के विकास करने में, उनको अच्छा खिलाड़ी बनाने में, और ये आयोजन हमारे देवभूमि में जो हो रहा है, ये देवभूमि के साथ साथ हमको खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करेगा। मैं एक्चुअली बहुत खुशी हूँ हम इधर का फैसिलिटीज देखे। दामी जी ने बहुत अच्छा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बनाया है इधर, तो इधर का स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी बहुत, मैं देखे भी उसका एनर्जी आ रहा है उसको ना, तो बहुत कुछ कर रहा है। फिर 2 गेम भी उत्तराखंड के लिए ना, वो मलकम और योगासना, वी मेड इट अपग्रेडेशन एज ए कॉम्पिटिटिव वन बिकॉज वी वांटेड उत्तराखंड इज टेकिंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड डूइंग सो मच एंड दे आल्सो शुड गेट मोर मेडल्स. So we wanted IOA and we have made a very good GTTC team here and they are doing very good and we want this national games is a very best one ever. Thank you. बीजेपी के मुताबिक भीतरघात की पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है, बीजेपी राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है और पार्टियों की भांति बीजेपी एक संगठनात्मक और विचारधारा वाली पार्टी है। और रही चुनाव की बात, तो पार्टी जो तय करेगी, प्रत्याशी पार्टी के आदेशों पर चुनाव लड़ेगा, चाहे वो अध्यक्ष का चुनाव हो या कोई भी पार्टी के तरफ कोई भी कार्यकर्ता या नेता नहीं जाएगा। देखिए, भीतरघात की भारतीय जनता पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है। यहाँ अगर एक अध्यक्ष के लिए कोई दावेदारी कर रहा होगा, अध्यक्ष का टिकट मिले न मिले, लेकिन अध्यक्ष के अतिरिक्त भी उसके एडजस्टमेंट की बहुत सारी संभावना है। पार्टी का चुनाव होना भी बाकी है। स्थानीय निकाय के चुनाव जब होंगे, उसके बाद 15 जनवरी के बाद, 20 जनवरी के बाद फिर हमारे संगठन के चुनाव भी होने हैं। तो ठीक है, किसी एक निकाय से अगर कोई हमारा नेता अध्यक्ष का टिकट मांग रहा है, अध्यक्ष का टिकट नहीं भी मिलता है, उसके अलावा उसके पास 10 विकल्प है। तो मुझे लगता है कि भीतरघात की हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है। फिर हम लोग सभी वरिष्ठ पदाधिकारी बातचीत भी करते हैं और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि एक एक निकाय से हमारे पास कई निकाय में तो दर्जनों दावेदार हैं और ज्यादा दावेदार होना भारतीय जनता पार्टी की मजबूती को दर्शाता है। तो सभी को काम पर लगाएंगे। केदारनाथ विधानसभा में हमने इसको करके दिखाया, सिद्ध करके दिखाया कि वहां भी कई दावेदार थे, बहुत मजबूत दावेदार थे और सभी लोगों ने। संसद के शीतकालीन सत्र में डिजास्टर मैनेजमेंट बिल पर चर्चा की गई, जिस पर उत्तराखंड से हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में आई आपदा को लेकर बातचीत की। वहीं भूकंप और आपदा के दौरान होने वाले प्रदेश को नुकसान के मुद्दे को भी उठाया। सांसद त्रिवेंद्र सिंह ने लोकसभा स्पीकर के सामने रुद्रप्रयाग से लेकर हरिद्वार तक गंगा से होने वाले किसानों के नुकसान के मुद्दे को उठाया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, यह लगातार देखने के लिए मिल रहा है कि कुछ माफिया किस्म के लोग अवैज्ञानिक तरीके से खनन कर रहे हैं। यह पर्यावरण के साथ साथ हरिद्वार के लिए सही नहीं है।
देखिए, बिल्कुल सदन में जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कल भारतीय जनता पार्टी, जो उनकी खुद की पार्टी है, उतनी ही सरकार पर निशाना साधने का कार्य किया, ये दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी उनके घर में कुछ ठीक नहीं है। ऑल इज नॉट वेल इन उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी। देखिए, क्योंकि जिस तरीके से आप सदन में कह रहे हैं कि उत्तराखंड में जो खनन माफिया हावी है, तो आप किसको कह रहे हैं? आप अपनी ही सरकार को कह रहे हैं। और बिल्कुल इसी क्रम में आप देखिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व, अभी आपने देखा लैंसडाउन के विधायक थे, उन्होंने भी पुष्कर सिंह धामी की नीतियों के खिलाफ खुल के बोला। उन्होंने तो सदन के बहिष्कार तक की बात कर दी। चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी क्यों ना हो, उन्होंने अभी अपने ही जो है नेताओं के खिलाफ आप बोला था अपनी कमिटी में कि आप कोई भी निर्णय लेने से पहले जो है वरिष्ठ नेताओं से सलाह मशवरा करें। इसका मतलब है कि किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हो गए, विधायक हो गए, सांसद हो गए, वो पुष्कर सिंह धामी की कार्यकारिणी जो है, कार्य प्रणाली जो है, उससे संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। इसी क्रम में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का ये बयान बहुत बड़ी बात बताता है। अभी मार्च 2023 में कैग की एक रिपोर्ट आई थी। उस कैग की रिपोर्ट में साफ जिक्र किया था कि 2017-18 और 2020-21 में 35 लाख टन की बात करी थी उन्होंने, जिसमें करीब 47 करोड़ जो रुपया था वो नुकसान की बात करी खनन में, जो एक अवैधानिक तरीके से जो खनन हो रहा था उसकी बात की है। तो धामी जी ये जवाब दे कि ये पैसा जो सरकार की, जो राज्य की जनता का है, वो किसकी। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर जारी आरक्षण सूची में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया गया है, जिसमें नगर निगम में 36% नगर पालिका और नगर पंचायतों में 34% सेट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। ऐसे में मुख्यालय पौड़ी नगर पालिका की सीट पहली बार महिला सामान्य के लिए आरक्षित होने पर बीजेपी जिला अध्यक्ष सुषमा रावत ने इसे प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ता हुआ एक सराहनीय कदम बताया। जानकारी देते हुए बीजेपी जिला अध्यक्ष सुषमा रावत ने कहा, जिले के नगर पालिका पौड़ी के साथ नगर पंचायत थलीसैंण में अध्यक्ष पद पर महिला सीट आरक्षित होने पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से लंबे समय से राजनीति में प्रयास कर रही महिलाओं को अवसर प्रदान होंगे। धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिन्होंने पहली बार यहाँ पर महिला सीट की है पौड़ी नगर पालिका की, और पूरे जिले में 2 सीट महिलाओं की हुई है, एक नगर पंचायत थलीसैंण में और एक पौड़ी में। और मैं क्योंकि पौड़ी एक ऐसा शहर है जहां पर हर साल महिलाएं अपनी तैयारी करती थी, आज महिलाएं अपने को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हैं कि मतलब पहली बार जो नगर पालिका की हमारी सीट हुई है। और इसी उसमें मैं भी एक जिलाध्यक्ष होने के नाते, और हमारे यहाँ पर कई महिलाओं ने 5-6 महिलाओं ने दावेदारी कर रखी है, और सभी महिलाएं बाद में एकजुट होकर काम करेंगी जिसको भी टिकट मिलता है। देखो, पार्टी फॉरम में तो ऐसा है कि दावेदारी करने का सबको स्वतंत्र है, क्योंकि सबकी इच्छा होती है कि मैं भी दावेदारी करूं और मैं भी दावेदारी करूं, परंतु एकजुट कर काम करेंगे और अपनी नगर पालिका पौड़ी को जिताकर हम सरकार की झोली में डालेंगे। अब मेरे पास 4 सीटें आती हैं, 2 नगर पंचायत है, 1 नगर पालिका है और 1 नगर निगम है। अब मैं आश्वस्त करती हूँ सरकार को कि मैं 4 सीटें जिताकर आपकी झोली में डालूंगी। बस मतलब मैं भारतीय जनता पार्टी के हर जगह 4 जगह पे कमल खिलाऊंगी। देखिए, जब पार्टी का विधायक लड़ता है तो तब पार्टी का होता है, जब मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो फिर वो पूरे देश के, पूरे अन्य पार्टियों के भी सारे सभी के मुख्यमंत्री होते हैं और सभी के प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री सभी के हैं, मुख्यमंत्री सभी के हैं, और वो जो आरक्षण निकाला है वो सभी के लिए निकाला है। कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए आरक्षण नहीं निकाला कि महिलाओं को आरक्षण मिले, सब पार्टी की महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। और मैं धन्यवाद देती हूँ सभी पूरे उत्तराखंड की ओर से कि उन्होंने महिलाओं को इतना सम्मान दिया है। जिस तरह महिला सशक्तिकरण की हमारी सरकार बात करती है, आज धरातल पे भी उन्होंने महिलाओं के लिए ये जो आरक्षण दिया है, अपना प्रतिनिधित्व तो महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व बढ़ेगा तो मतलब इसमें ज्यादा से ज्यादा भागीदारी महिलाओं की होगी और ज्यादा से ज्यादा सीटें महिलाएं जीत। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगामी निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की स्थिति साफ होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी ने कोटद्वार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सभी निकाय चुनाव को बीजेपी मजबूती के साथ लड़ेगी और जीत हासिल करेगी। देखिए, पार्टी में जो संगठन है वो निरंतर जो है कि लगातार जो है कि संगठन के कार्य हमारी गतिविधियां चलती रहती हैं और संगठन पूरी तरह से, संगठन भी और सरकार भी पूरी तरह से जो है कि चुनाव के लिए हम लोग तैयार हैं। जिस प्रकार से हमने केदारनाथ में जो है कि उपचुनाव में भारी मतों से हमने विजय प्राप्त की थी और जनता का जो रुझान है, रोस्टर जो है, आरक्षण का जो रोस्टर है वो लागू हो चुका है और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है कि अपने सभी नगर निगम और नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में जो है कि चुनाव के लिए तैयारियां कर रही है। अभी पर्यवेक्षक सभी जगह, सभी नगर निकाय और नगर निगम क्षेत्र के अंदर जाएंगे। वहां से जो भी आम सहमति से सबके एक नाम पर तय बनेगी, उसके बाद कोर कमेटी प्रदेश से हमारे जो है कि तय करेंगे। भारतीय युवा कांग्रेस ने अपने प्रमुख कार्यक्रम यंग इंडिया के बोल के 5वें संस्करण के तहत राष्ट्रीय स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस कार्यक्रम को 9 दिसंबर को भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब द्वारा लॉन्च किया गया। इस मौके पर युवा कांग्रेस ने देश के सामने खड़ी 2 गंभीर समस्याएं, बेरोजगारी में चौंकाने वाली वृद्धि और भारत के युवाओं को बर्बाद कर रही बेकाबू ड्रग तस्करी पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की। यंग इंडिया के पोल के तहत आयोजित इस प्रेस वार्ता में प्रदेश मीडिया चेयरमैन देवेश उनियाल ने इन दोनों समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए कहा, बेरोजगारी और नशे के प्रसार की यह दोहरी समस्या समाज को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है और देश के युवाओं पर डाल रही है। जो सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप जो डेवलप करना है, वो इसका एक मेन एम है इस प्रोग्राम का। क्योंकि क्या होता है, सभी लोग जो हैं फ्रंटल पॉलिटिक्स में एकदम नहीं हो पाते हैं। कुछ लोग जो हैं वो उनकी पब्लिक स्पीकिंग में और कुछ लोग रिसर्च में ज़्यादा उनकी रुचि रहती है। तो इसके द्वारा हमारा ये एम रहता है कि जो लोग पब्लिक स्पीकिंग और रिसर्च में आगे हैं, उन लोगों को आगे बढ़ाया जाए, उन लोगों को बढ़ावा मिले और एज नेशनल स्पोक्स पर्सन या जो स्टेट स्पोक्स पर्सन है वो लोग अपॉइंट हों इसमें। अब तक सामने आया और आगे आने वाले समय पर क्या इसके अलावा इससे हट करके कुछ एक स्ट्रॉन्ग क्राइटेरिया तय किया जाएगा? जो 4 साल की हमारी जर्नी अभी तक इसमें रही है, वो एक बहुत ही, मैं कहूँगा कि बहुत एक फ्रूटफुल जर्नी हम लोगों के लिए रही है। जो भी हमारे कैंडिडेट्स इसमें सेलेक्ट हुए हैं वो आज काफ़ी अलग अलग जो हमारे भारत में स्टेट्स हैं सब में जाकर कार्य कर रहे हैं और एज अ स्पोक्स पर्सन भी उन्होंने पार्टी के लिए अपनी आवाज़ हमेशा बुलंद करी है और जो भी ज्वलनशील मुद्दे रहे हैं उनके खिलाफ बात करके सरकारों को घेरा है और युवाओं की और समाज की हित की बातों को आगे रखा। तो जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि देश में बढ़ती बेरोज़गारी और जो हमारे प्रदेश में और पूरे देश में बढ़ता हुआ नशा है, उसको रोकने के लिए जो हमारे नए नवनियुक्त प्रेसिडेंट हैं श्री उदय भानु चिब जी, उनके द्वारा एक नई मुहिम चलाई गई है, नौकरी दो नशा नहीं। तो उसी के साथ जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है यंग इंडिया के बोल, आज उसके सीज़न 5 का हम यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं। ये पूरे देश भर में इसका जो 5th सीज़न है उसका लॉन्च हो रहा है। ये जो भी हमारे यंग प्रोफेशनल या यंग लीडर्स हैं, जो भी लोग राजनीति में रुचि रखते हैं या पब्लिक स्पीकिंग में रुचि रखते हैं, तो उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वो अपनी आवाज़ को आगे ले जा सकें और भारतीय युवा कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन तक बनने की उनकी राह का। उधम सिंह नगर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने गुरुद्वारे में पिस्टल से जानलेवा हमला करने वाले वांछित अभियुक्त अनूप सिंह भुल्लर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किए। अपने कार्यालय में घटना का खुलासा करते हुए सीओ दीपक सिंह ने बताया कि 14 दिसंबर को थाना जसपुर पुलिस टीम के द्वारा पंचायत के दौरान गुलर गोजी गुरुद्वारे में जान से मारने की नीयत से फायर करने वाले आरोपी को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त अवैध काले रंग की एक पिस्टल, 32 बोर और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। दो पक्षों द्वारा गुलर गोजी जो गुरुद्वारा है उसमें पुराने किसी विवाद को निपटाने को लेकर पंचायत की जा रही थी और वहाँ पे किसी द्वारा फायरिंग की सूचना हमको मिली थी। तो जसपुर थाने में हमने 9 तारीख को ये मुकदमा पंजीकृत किया था। सिमरनजीत जी की तहरीर थी, उसमें से एक अभियुक्त को जिनके द्वारा फायरिंग की गई थी हमारी टीम द्वारा कल रात को गिरफ्तार किया गया है
और आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। सर आरोपी पर कुछ आपराधिक मुकदमे? हाँ, इसमें काशीपुर और जसपुर में कुछ पुराने मुकदमों की जानकारी भी है और वो भी इस मुकदमे इसमें। पर्वतीय क्षेत्रों में जंगली जानवरों के द्वारा खेती को नुकसान पहुंचाए जाने के विरोध में उत्तराखंड क्रांति दल मुखर है। कोटद्वार में उत्तराखंड क्रांति दल ने धरना प्रदर्शन करते हुए कहा कि आज सबसे अधिक बंदरों ने लोगों की नाक में दम किया हुआ है, जो खेती को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, साथ ही घरों के अंदर से भी सामान उठा ले जा रहे हैं। यूकेडी नेताओं ने सरकार से इस मामले में समाधान की मांग की। लोगों की है कि जंगल बंदर घरों से आके सामान उठा रहे हैं, लोगों को क्या नाम कहते छीना झपटी करके परेशान कर रहे हैं। यहीं पदमपुर इलाका तो बहुत ही बुरा हाल हो रखा है यहाँ के लोगों के लिए ना, जीना मुश्किल हो गया लोगों के लिए। हम तो कब से कह रहे शासन प्रशासन से कि जंगली जानवरों से आतंक करे, क्योंकि जंगली जानवरों के कारण आज खेती बाड़ी गाँव की स्थिति बड़ी खराब हो रखी है। तो बंदर जो थोड़ा बहुत कोई खेती कर भी रहा तो वो खेती को भी नुकसान पहुंचा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।